एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डेफिनेशन देखेंगे, उसके बीच में डिफरेंस क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, और हम कुछ पीरियड्स पढ़ेंगे जो जैसे कि हमारा प्री नेटल पीरियड हो गया, एंटी नेटल पीरियड हो गया, ये कब से कब डिवाइड होता है, एम्ब्रियो कब तक कहते हैं, कब तक फीटस बोलते हैं, कब बच्चा इन्फेंट होता है, कब टॉडलर होता है, ये सारा आज पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद बर्थ के बाद, बेबी की बर्थ के बाद एक हफ्ते के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहले हम ग्रोथ की डेफिनेशन देखते हैं। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन साइज, मास और फिजिकल चेंजेस इन बॉडी। यानी कि ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन साइज, मास और फिजिकल चेंजेस इन दी बॉडी। यानी कि ग्रोथ का मतलब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जो इंक्रीज हो रहा है, वेट, हाइट, ये सब हमारा ग्रोथ के अंदर आता है, यानी कि इसके अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं। और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्किल्स, मतलब स्किल्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो डेवलपमेंट के अंदर होते हैं, जैसे कि एबिलिटीज और फंक्शनिंग, ओवरऑल फंक्शनिंग। इसका मैं एक एग्जांपल देखता हूँ। जैसे जब छोटा बच्चा होता है, आप उसको कोई भी चीज पकड़ने के लिए दोगे तो वो दोनों हाथ से पकड़ जाए। फिर धीरे धीरे वो और बड़ा होता है, कुछ महीने बाद वो एक हाथ से उसे पकड़ने लगता है। फिर और बड़ा होता है तो वो बुक के पेजेस पलटने लगता है। और बड़ा होता है तो पेंसिल ऐसे पकड़ने लगता है। तो ये सब क्या है? डेवलपमेंट है। उसकी जो फाइन मोटर डेवलपमेंट हो रही है, मतलब जो उसकी फिंगर की मसल्स होती हैं उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। तो ये हमारा डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव है, और डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। फिजिकल चेंजेस इन हाइट, वेट और ऑर्गन साइज। यानी कि ग्रोथ के अंदर क्या होता है? फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारा हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ऑर्गन्स का साइज का बढ़ना। और हमारा डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है? इट इंक्लूड्स फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस। यानी कि इसके अंदर सारे की तरह के चेंजेस आ जाते हैं। फिजिकल भी आता है, कॉग्निटिव भी आता है, इमोशनल भी आता है, सोशल भी आता है, सारे तरह के चेंजेस आ जाते हैं इसके अंदर। तो इसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट, मेजर्ड इन यूनिट्स सच एज हाइट इन सेंटीमीटर एंड वेट इन केजी। यानी कि ग्रोथ के लिए मेजरमेंट यूनिट है स्पेसिफिक, जैसे कि हम हाइट को मीटर, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, वेट को हम किलोग्राम, ग्राम्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। बट हमारा डेवलपमेंट के लिए ऐसी कोई मेजरेबल यूनिट्स नहीं है। डेवलपमेंट इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन ओनली बी ऑब्जर्व। ठीक है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम बस ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम बता सकते हैं कि हाँ इसके अंदर ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं। ठीक, फिर फोर्थ पॉइंट देखते हैं। क्या है? ग्रोथ क्या है? कंटिन्यूज अप टू अ सर्टेन एज। लाइक एग्जांपल है अडल्टहुड। यानी कि ग्रोथ क्या होती है कि एक सर्टेन एज तक होती है, फिर उसके बाद रुक जाती है। जैसे कि मेनली जो ग्रोथ होती है वो अडल्टहुड तक ही होती है, फिर उसके बाद वो ग्रोथ धीरे धीरे रुक जाती है। बट डेवलपमेंट क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये पूरी लाइफ चलता रहता है। जैसे कि लर्निंग, यानी कि कुछ सीखना। तो इंसान क्या होता है? पूरी लाइफ टाइम अपनी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। फिफ्थ पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑन डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक न्यूट्रिशन एंड जेनेटिक्स। तो क्या है? ग्रोथ डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, हमारा जेनेटिकल फैक्टर्स हो गए, कि मतलब फैमिली में अगर सब की हाइट कम है तो उसकी मतलब जो अपकमिंग बेबी होगा उसकी भी हाइट कम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। प्लस न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड होता है कि अगर अच्छा न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसकी हाइट वेट जल्दी ग्रो करेगा वो। ठीक है, बट डेवलपमेंट क्या है? इन्फ्लुएंस बाय एजुकेशन, इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस। डेवलपमेंट जो होता है हमारा एजुकेशन के हिसाब से बढ़ता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ता है, और आसपास हम कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, डेवलपमेंट को। इसका ग्रोथ का एग्जांपल है इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड साइज ऑफ ऑर्गन। तो ग्रोथ का तो एग्जांपल मैंने पहले ही दे दिया था कि हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना और ऑर्गन्स का साइज बढ़ना। बट हमारा जो डेवलपमेंट है उसके अंदर लर्निंग टू स्पीक, यानी जो छोटा बच्चा होता है वो बोल नहीं पाता, बट धीरे 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 करके वो बोलना सीखता है।
फिर इमोशनल मैच्योरिटी, जैसे बच्चे होते हैं वो जल्दी से कोई भी छोटी सी चीज होती है रोने लगते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे मैच्योर होते हैं, फिर उनके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आती है, ईक्यू उनका बढ़ता जाता है, तो वो मैच्योर होते हैं, हर छोटी छोटी बात पे रोना बंद कर देते हैं। डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज आती हैं, जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा उसके अंदर डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज आने लगती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पीरियड्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है पहला प्रीनेटल पीरियड, यानी कि जितना हमारा जो पीरियड होता है जिसमें कंसीव होती है प्रेगनेंसी और डिलीवरी तक का जो पीरियड होता है उसे प्रीनेटल पीरियड कहते हैं, या इसी को एंटीनेटल पीरियड भी बोलते हैं। तो ये हमारे प्रीनेटल पीरियड के अंदर भी 3 टाइप डिवाइड होते हैं। पहला है जाइगोट, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, यानी कि ओवम जब फर्टिलाइज हो जाता है उसे जाइगोट कहते हैं। टिल 2 वीक्स तक जाइगोट बोलते हैं। फिर 2 से 8 वीक्स तक एम्ब्रियो कहते हैं। फिर उसके बाद 9 वीक्स से लेके बर्थ तक हमारा फीटस होता है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा है हमारा इंट्रानेटल पीरियड। इंट्रानेटल पीरियड यानी कि पीरियड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड की बर्थ हो रही होती है उस पीरियड को इंट्रानेटल पीरियड बोलते हैं। फिर थर्ड है हमारा पोस्टनेटल पीरियड। पोस्टनेटल पीरियड यानी कि बर्थ के बाद का जो टाइम होता है उसे पोस्टनेटल पीरियड बोलते हैं। ये हमारा डिवाइडेड होता है कई सारे टाइप्स में। पहला है हमारा नियोनेट। नियोनेट होता है 0 से 28 डेज, या इसी को हम 4 वीक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नियोनेट है। फिर उसके बाद इन्फेंट। इन्फेंट 4 वीक्स या 28 डेज से 1 ईयर तक उसे हम बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। फिर टॉडलर, 1 से 3 साल के बच्चे को टॉडलर कहते हैं। फिर उसके बाद है प्री स्कूलर। प्री स्कूलर यानी कि 3 to 6 ईयर्स के बेबी को हम प्री स्कूलर कहते हैं। स्कूल एज होती है 6 to 12 ईयर्स। फिर उसके बाद आता है एडोलसेंस। एडोलसेंस जो पीरियड होता है वो 13 से 18 ईयर्स तक होता है। और इसमें क्या होता है, ये एडोलसेंस पीरियड फीमेल्स में यानी कि गर्ल्स में जल्दी आ जाता है, बॉयज में बाद में आता है, यानी कि प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी गर्ल्स में लगभग 12 ईयर तक आ जाती है और बॉयज में 14 ईयर्स तक आती है। अब हम पढ़ते हैं चेंजेस आफ्टर बर्थ, कि एक हफ्ते के अंदर बेबी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। चेंजेस ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ नियोनेट्स। ठीक है, पहले हफ्ते में बेबीज के साथ क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो पहले क्या होता है, ये 5 से 10% जो उनका वेट होता है वो लूज हो जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट वीक। पहले हफ्ते में उनका 5 से 10% वेट जो होता है वो कम हो जाता है, बट वो वेट क्या होता है, रीगेन होता है 10 से 14 दिन के बाद। ठीक है, तो 10 से 14 दिन के बाद वो वेट वापस से रीगेन हो जाता है। न्यूनेटल मेस्टाइटिस होता है, यानी कि स्वेलिंग होती है ब्रेस्ट में ऑफ बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है, तो न्यूनेटल मेस्टाइटिस यानी कि स्वेलिंग इन ब्रेस्ट। ओके, और उसके अंदर से सिक्रीशन होता है वाइट, एक वाइट विसिट टाइप का फ्लूइड उससे सिक्रीट होता है, उसे कहते हैं हम विच मिल्क। ठीक है, विच मिल्क बोलते हैं उसको। तीसरा है हमारा मिकोनियम, जो पहला स्टूल बेबी पास करता है, ग्रीन ब्लैक कलर का होता है वो, और उसे मिकोनियम कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो जो न्यूनेटल मेस्टाइटिस क्या होता है, उसमें सिक्रीशन को क्या बोलते हैं, विच मिल्क। फर्स्ट स्टूल को क्या कहते हैं, मिकोनियम। अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, सूखना शुरू हो जाती है 5वें दिन से और वो 7वें दिन तक गिरने लग जाती है। ठीक है, स्टार्ट्स टू फॉल एट 7 डेज। ओके, पढ़ते हैं हम रिफ्लेक्सेस इन न्यूबॉर्न। तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। रिफ्लेक्सेस आर इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू एन स्टिमुलस, यानी कि रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है, यानी कि वो बच्चे के कंट्रोल में नहीं होता है, वो इनवॉलेंटरीली होता है कोई स्टिमुलस मिलने पे। ठीक है, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, तो वो देखते हैं। पहला है सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, ऑन गिविंग सकिंग स्टिमुलेशन प्लेसिंग फिंगर इनटू माउथ, यानी कि स्टिमुलेशन क्या हुआ, प्लेस की हमने फिंगर को बेबी के माउथ के अंदर, तो बच्चा क्या करेगा, स्टार्ट टू सक। ठीक है,
तो यानी कि सकिंग रिफ्लेक्स होता है कि अगर हम बेबी के मुंह के अंदर कोई भी चीज को प्लेस करेंगे, रखेंगे, तो वो सक करना स्टार्ट कर देगा, उस चीज को चूसने लगेगा। ठीक है, ये डिसअपियर कब होता है? 4 महीने पे, अगर बच्चा जाग रहा है तो। ठीक है, मतलब अगर बच्चा जागते टाइम रहेगा तो 4 महीने पे डिसअपियर हो जाएगा, पर उसके सोते टाइम वो 7 महीने तक डिसअपियर होता है। ठीक है, दूसरा हमारा है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? ऑन टचिंग चीक्स ऑफ द बेबी, इन्फेंट विल टर्न हिज हेड टू सेम साइड एंड स्टार्ट टू सक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम मान लो बेबी का ऐसे चीक्स को टच करते हैं तो बेबी क्या होगा, उसी साइड वो टर्न हो जाएगा, मतलब करवट ले लेगा और सक करना स्टार्ट कर देगा। इसे कहते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स, और ये डिसअपियर होता है 3 to 4 मंथ्स पे। फिर थर्ड है हमारा सेलोइंग रिफ्लेक्स। सेलोइंग रिफ्लेक्स क्या होता है? नियोनेट सेलो आफ्टर सकिंग, यानी कि जब बच्चा होता है छोटा, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि बच्चे ने सिक्के को, कॉइन को निगल लिया, तो वो क्या करता है, पहले उसको चूसता है, फिर वो कोशिश करता है उसको निगल लेता है। ठीक है, ये क्या है? हमारा सेलोइंग रिफ्लेक्स। ठीक है, फिर फोर्थ है हमारा फेंसिंग रिफ्लेक्स। फेंसिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है? इफ हेड ऑफ न्यूबॉर्न क्विकली टर्न्स टू वन साइड, देन आर्म्स एंड लेग्स ऑफ सेम साइड एक्सटेंड एंड अपोजिट आर्म एंड लेग आर फ्लेक्स्ड। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लो बच्चे को आपने ऐसे एक साइड पलट दिया, ठीक है, तो उस साइड का वो आर्म को क्या करेगा, एक्सटेंड कर लेगा, मतलब ऐसे सिकोड़ लेगा और दूसरे साइड वाले को ऐसे फैला लेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, फेंसिंग रिफ्लेक्स। ये डिसअपियर होता है 3 to 4 मंथ्स में। इसमें याद रखना कि सेम साइड वाला जो होगा उसे एक्सटेंड करेगा और अपोजिट साइड वाले को फ्लेक्स कर लेगा। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। तो इसमें क्या होता है, न्यूबॉर्न ग्रास्प एनी ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन पाम एंड सोल। तो क्या होता है, न्यूबॉर्न क्या करता है, अपने हाथों से या पैरों से जो है कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसे पकड़ने लगता है। इसे क्या बोलते हैं, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। ये 2 तरह का होता है, पाल्मर और प्लांटर। पाल्मर यानी कि पाम से, हाथ से, और प्लांटर होता है यानी कि सोल से, पैरों से। ठीक है, और ये पाल्मर जो होता है 4 महीने पे डिसअपियर हो जाता है, प्लांटर जो होता है 8 महीने पे डिसअपियर होता है। फिर हमारा छठा है मोरोज रिफ्लेक्स। मोरोज रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब बहुत तेज आवाज होती है या उस बच्चे की पोजीशन चेंज होती है, मान लो बच्चा बैठा हुआ था ऐसे, ठीक है, और अचानक से पीछे की तरफ गिरने लग जाता है, यानी कि अगर उसकी पोजीशन 45 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ चेंज होती है, कम होती है, ऐसे पीछे की तरफ गिरता है, तो क्या होगा, एबडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स एंड फैनिंग ऑफ फिंगर्स। तो एबडक्शन यानी कि अपने हाथों को ऐसे फैला लेगा, और एक्सटेंशन यानी कि ऐसे बंद कर लेगा, और अपनी फिंगर्स से यानी कि थंब और फिंगर से ऐसे सी शेप का बनाएगा। इसे क्या कहते हैं, मोरोज रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, फैनिंग ऑफ फिंगर यानी कि सी शेप ऐसे बनाना। ठीक है, ये डिसअपियर होता है लगभग 3 महीने पे। फिर इसके बाद है हमारा 7वां बेबिंस्की रिफ्लेक्स। बेबिंस्की रिफ्लेक्स क्या होता है, जब अगर बेबी का मान लो ये लेग है, ठीक है, अगर लेटरल साइड में ऐसे जे शेप बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे ऊपर से लेके आया जाता है सोल तक, जे शेप बनाया जाता है, तो ये क्या करेगा बेबी, ये अपने थंब को जो है नीचे की तरफ फ्लेक्स कर लेगा, ठीक है, नीचे की तरफ मोड़ लेगा, और अपनी चारों उंगलियां हैं उसे ऊपर की तरफ कर लेगा, कुछ ऐसे, ये इस थंब को नीचे और उंगलियों को ऐसे। ये कहाँ होता है, लेग्स में होता है। ठीक है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स। ये कब डिसअपियर होता है, 6 महीने पे डिसअपियर हो जाता है, बट अगर ये 12 महीने तक रहता है तो भी ये नॉर्मल है। ठीक है, क्या आगे हम देखते हैं प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स को क्या कहते हैं, नेगेटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम मान लो ये बेबी का लेग है, इसमें हम हील से लेके अगर उसकी टो तक जाते हैं, ऐसे अंदर से टच करते हैं, तो वो क्या करेगा, अपनी टो को और सारी फिंगर्स को नीचे की तरफ मोड़ लेगा। ठीक है, ये डिसअपियर होता है 8 महीने पे। फिर हमारा 9th है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स।
ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, अपनी आँख ऐसे पलके बंद कर लेना। अगर कोई मान लो उसका हेड चेंज करता है, मतलब ऐसा वैसे घुमाता है, या लाउड नॉइज होता है, ब्राइट लाइट पड़ती है, या विजुअल थ्रेट्स होते हैं, मान लो ऐसे कि मान लो ऐसे आँख में ऐसे करेंगे तो आँख अपने आप देखो पलक झपकती है, तो उसे क्या कहते हैं, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। और ये क्या कहता है, लाइफ टाइम प्रेजेंट होता है, लाइफ टाइम प्रेजेंट होता है। फिर हमारा 10th है गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स क्या होता है, गैगिंग एंड वॉमिटिंग रिजल्ट फ्रॉम इरिटेशन ऑफ थ्रोट एंड फेरिंग्स। ये क्या होता है कि अगर मान लो कोई इरिटेशन होती है थ्रोट में, फेरिंग्स में, तो अपने आप वॉमिटिंग होने लग जाती है, तो या खांसी आने लग जाती है, उसे क्या बोलते हैं, गैग रिफ्लेक्स। और ये क्या होता है, लाइफ टाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारा फिर 11th है पैराशूट रिफ्लेक्स। पैराशूट रिफ्लेक्स क्या होता है, अगर मान लो ऐसे बच्चे को उठाया, अचानक से मान लो उसको छोड़ दो, ठीक है, तो क्या करेगा, अपने हाथ पैर दोनों फैला लेगा, पूरा एकदम एक्सटेंशन कर लेगा और एडक्शन कर लेगा, सब फैला लेगा गिरने की पोजीशन में। और ये क्या होता है, अपीयर होता है 6 से 7 मंथ पे, और परसिस्ट होता है लाइफ लॉन्ग, यानी कि 6 से 7 महीने में आ जाता है और लाइफ टाइम रहता है ये पैराशूट रिफ्लेक्स। कभी भी किसी को देखोगे अगर वो पैराशूट लेके जंप करता है तो ऐसे ही जंप करता है। ठीक है, फिर 12th है हमारा डॉल आई रिफ्लेक्स। डॉल आई रिफ्लेक्स क्या होता है, एज हेड ऑफ इन्फेंट मूव्ड टू वन साइड, आईज आर लैग बिहाइंड एंड डू नॉट एडजस्ट टू न्यू पोजिशन। ठीक है, तो ये अगर मान लो बच्चा एक जगह पे है, उसको अचानक से दूसरी जगह पे हमने उसका हेड को कर दिया है, उसी को उठा के दूसरी जगह पे कर दिया, तो उसकी आंखें जो है बड़ी बड़ी हो जाएंगी, पीछे की तरफ कर लेगा, अपनी आंखों को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ये क्या होता है, डिसअपियर होता है हमारा 3 to 4 मंथ्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सारे रिफ्लेक्स खत्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को पढ़ाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।